नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे नई टीम, नई ऊर्जा, नया टारगेट। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बिसात पर मोहरे बैठाना शुरू कर दिए हैं। सबको मालूम है दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा सांगठनिक फेरबदल करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कस ली है कमर। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का संतुलन साधते हुए बीजेपी ने अपनी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए अध्यक्षों का ऐलान किया है। भाजपा ने पूरे राज्य को संगठन के लिहाज से 6 हिस्सों में बांटा है। इनमें काशी, अवध, पश्चिम, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर शामिल हैं। इस बार जिला अध्यक्षों की नई सूची में युवाओं पर ज्यादा फोकस है। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा तकरीबन 42% है, 52% है, माफ कीजिए। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात, ओबीसी समाज ने बीजेपी का हर चुनाव में लगभग साथ दिया है, लेकिन घोसी विधानसभा चुनाव में इसे बीजेपी की गलतफहमी साबित हो गई है। कहा जा रहा है कि यह असर स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को दिए गए बयान का है, जिसके बाद लगातार वो बीजेपी को दलित पिछड़ा विरोधी बताते जा रहे हैं। सपा की इसी रणनीति की काट के तहत बीजेपी ने हर तरह से समीकरणों को बैठाने की कोशिश की है। इसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और जो हटाए गए हैं उन्हें भी साधना शामिल है। तो ओबीसी वोटों के साथ साथ दलित वोटों को भी साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी के तहत जिला अध्यक्षों को भी नियुक्त किया गया है, वो भी जातिगत समीकरणों को साधते हुए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले कुछ रिएक्शन सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का वो सम्मान करती है। उनके बीच में आपने देखा जब से सरकार चल रही है तब से सबसे जो कमज़ोर हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन सब के बीच में जा कर के उन्होंने काम किया है और उनके महापुरुषों को भी बहुत सम्मान दिया है। चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, तो सबको सम्मान देने का काम किया है। इसी तरीके से बड़ा सूझबूझ के साथ हमारे नेताओं ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके उन जिलों में जा कर के देखा है कि जो सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता था, पुराना था और पार्टी के साथ लंबे समय से लंबी दूरी तय करके आया है, उसको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बैकफुट पे है। ये चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ा गया। शासन प्रशासन का हर प्रकार का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की कोशिशें की गई। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की ओर से घोसी की जनता ने भाजपा को भारी मतों से हरा करके ये संदेश देने का काम किया कि घोसी उपचुनाव झांकी है, 2024 अभी बाकी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्षों को बदलती है तो मुझे नहीं लगता इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। यहां तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदलने का काम करे, तब भी आज उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए को साथ लेकर के प्रदेश के 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी सब जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आपको बता दें, बालाकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बालाकृष्ण जी, बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद आरिफ हबीब हमारे साथ जुड़ गए सपा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुमन शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। सुमन जी, आपसे मैं शुरुआत करूँ इस चर्चा की और समझने की कोशिश करूँ तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कहा जा रहा है, जातिगत समीकरणों को साधते हुए ओबीसी दलितों पर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। पिछले चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में खासतौर पर, तो 13 और 19 में साथ मिला है ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन घोसी विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये भी पता चलता है, और 3 उपचुनाव जिसमें खतौली भी शामिल है, मैनपुरी भी शामिल है, क्या वाकई दलित वोटर कटा है भारतीय जनता पार्टी से, जिसको साधने के लिए बीजेपी को प्रयास करने पड़ रहे हैं? अब देखिए, ये घोसी का उपचुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी कटा नहीं। इसमें अगर जो सच्चाई से देखा जाए तो वहां दारा सिंह चौहान पहले भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बने, फिर बीच पार्टी से कुछ अपने पर अविश्वास हुआ, उसके बाद वो तुरंत पाला बदल करके समाजवादी पार्टी में चले गए। वहां की जनता को उन्होंने गुमराह किया, फिर जनता को गुमराह करने के बाद फिर पुराने घर में आए। जनता का एक उबाल था नेता के प्रति और उस अपने नेता के प्रति अविश्वास रहा, तो जनता कि बड़े बड़े नेता बने हो, इधर उधर उधर इधर हो, तो आज जनता
पहले वाली जनता, 20 साल पहले वाली नहीं। 2010 के बाद इंटरनेट का जमाना हुआ है, बहुत कुछ जागरूकता हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो एक वहां का जनता का क्रोध था, और वहां ओबीसी जर्नल चाहे कोई भी वहां इनके प्रति, इनके क्रियाकलापों से एकदम असंतुष्ट हो गया, और इनको सोचा है कि वहां ये नहीं देखा गया है कि कौन दल है, इनके प्रति नकारात्मक लोगों का पटकनी रहा है। और आपने देखा कि चुनाव होने से पहले इनके ऊपर स्याही फेंका गया, वहां की जनता ने इनका अपमान किया, और ये आने वाले जनता, हर नेताओं के लिए एक चुनौती है। अगर जो तुम इधर उधर की बातों में आओगे तो तुम्हारे हस यही होंगे, पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा, लेकिन तुम लोगों के हस है। और आपने अभी भारतीय जनता पार्टी का खिसकने की बात कह रहे हैं, तो ओबीसी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है कि जो वास्तव में गरीब तबके के लोग हैं सबको अनाज पहुंचा रहे हैं। बड़े लोगों को तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो अन्न के लिए तड़प रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वर्तमान में जो 66 में से पूरे जिलाध्यक्ष बदले हैं तो 52% ओबीसी का है। उसमें अगर जो आंकड़ा देखा जाए तो ओबीसी चाहे कोई भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी खड़ा है। आने वाला, अभी आपके पास मार्च में चुनाव होना है, अभी ये कह देना कि वोट खिसक रहा है, कहीं ये गड़बड़ होगा। अभी आने वाला समय बताएगा। यानी उपचुनाव से दलित वोटरों के जाने का आंकलन नहीं किया जाए, आपका ये कहना है। और ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए अगर जिलाध्यक्षों को लाया भी गया है तो पहले से ही ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ है, आप ये विश्लेषण करें। हाँ, यही है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ बालकृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं, सपा से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सपा के पास ही जा रही हूँ। आरिफ हबीब साहब, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, यानी ये कह सकते हैं माइक्रो प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों पर भी ध्यान दे रही है। और ये किसी से छुपा नहीं है, उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण, वोटर जब वोट डालने जाता है तो चेहरा पार्टी बाद में देखता है, जाति पहले देखता है। ये तमाम वहां के जो बड़े पत्रकार हैं ये भी मानते हैं। ऐसे में अगर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आपको लगता है कि यहाँ से आप लोगों को भी शुरुआत करनी चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए? अब लेकिन अलायंस भी है तो 2024 में अकेले आपका निर्णय स्वीकार्य तो नहीं होगा। देखिए, एक कहावत है, जब व्यापार थोड़ा डाउन हो जाता है तो उस पोजीशन में कहा जाता है कि पैसा बलिया क्या करे, इधर कमाल उधर करे। यानी बिक्री तो नहीं होगा दुकानदार के यहाँ, बिक्री है भी नहीं, और वो इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ बहुत काम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया है। अभी आपको याद होगा कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कई रोड शो किए, रैली किए, तमाम चीज धार्मिक मोटिवेशन भी किया बजरंगबली जी को लेकर के। लेकिन उसके बाद खुद आरएसएस का जो मुखपत्र है उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जादू खत्म। तो भारतीय जनता पार्टी का जादू खत्म हो गया है, न रोजगार दिया है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में पूरे विश्व में लोगों ने देखा, भारत सही में बहने हमारी जो कितने दिनों तक धंधारत रही, उनके साथ क्या हुआ, किसानों के साथ क्या हुआ, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, पिछड़ों दलितों के साथ क्या हो रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ आया, अपनी हर बात को, जायज बातों को सड़क पर लेकर के, उसको चाहे वह कौन हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुस्लिम हो, उसको झेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने खास लोगों के चक्कर में किसी भी लोगों वर्ग को फेंका है। तो आज जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ये समझ रही है कि इनसे बस का नहीं है देश चलाना, इसलिए इनका मोड़िया सर बांधने के लिए तैयार है। आज खुद तमाम चैनलों का सर्वे है। लेकिन जनता और वोटर ये भी तो देख रहे हैं ना सर कि जिला अध्यक्ष तक पार्टी जो जातियां हैं उनको देखकर अगर जाति सध रही है ऐसे, तो ये भी वोटर भी समझ रहा है कि हमारे पार्टी के, हमारी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो यहाँ पर ये उल्टा भी तो उसको करके देख सकते हैं ना कि उनको साधने की बजाय वोटर ये भी देख रहे हैं कि हमारे लोग ही तो हैं पार्टी में। फिर आपने घोषी में देखा पारुल जी की राजभर समाज, चौहान समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, मुस्लिम समाज, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं। तो वहां भी तो बहुत से घोड़े खोले थे भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम जातियों के लोगों को लगाया था। क्या जरूरत था? 61 लोग राजभर समाज के नेता के सामने नहीं झुक पाए, रो रहे थे वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो जातियों का जो खेल है वो सब खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई चारा नहीं रह गया। इसीलिए मैंने कहा तुमने कि एक कहावत है कि जब
हालात सीजन आ जाता है तो बैठा बलिया क्या करे, इधर का माल उधर करे। तो भारतीय जनता पार्टी के ठीक लिए है, लौट रही हूँ आपके पास। अज्ञातवास और वनवास का समय है, इसलिए वो यही सब करेंगे। आरिफ हबीब साहब, लौट रही हूँ वापस आपके पास। बालकृष्ण जी, क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम जिला अध्यक्षों को बदलें? क्या वाकई घोसी उपचुनाव ने आपको और बाकी के 2 चुनाव मैनपुरी खतौली, उन्होंने आपको एहसास दिला दिया है कि अभी ग्राउंड लेवल पर माइक्रो प्लानिंग करते हुए आपको काम करने की आवश्यकता, वो भी जातिगत समीकरणों के साथ? पहला विषय ले लेता हूँ। घोसी उपचुनाव में जनता का जो जनमत है, भाजपा ने उसको स्वीकार किया है, और जिन कारणों से हम उस चुनाव को नहीं जीत पाए, हम हारे, उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व समीक्षा अपनी कर रहा है, गंभीरता पूर्वक उस विषय में अपना चिंतन कर रहा है। दूसरा विषय, जिला अध्यक्ष को जो बदलने की बात लोगों के माध्यम से चल रही है, तो सपा के प्रवक्ता को तो मैं इतना कहता हूं कि थोथा चना बाजे घना, एक कहावत है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। जाति, वर्ग, मजहब, इन सब को सर्वसमावेशी सामाजिक समरसता को ध्यान में रख के पार्टी अपना काम करती है। ये रूटीन में भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन और हटाया जाना नहीं होता है, सिर्फ दायित्व तो बदलते हैं। तो जैसे आज हमारा कोई जिला अध्यक्ष लंबे समय से उस पद पे कार्यरत है, तो उनको ऊपर जाया जाता है या उनको और जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये जिम्मेदारी का परिवर्तन है, कोई इस प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो चूंकि सपा के प्रवक्ता तो वही बात करेंगे जिस संस्कार संस्कृति को उन्होंने अपने दल में देखा है, उससे हटके तो उनकी चेतना ऊपर जा नहीं पाएगी सोचने समझने की। हम लोग दीनदयाल जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। सामाजिक समरसता, अंत्योदय, एकात्म मानव दर्शन, राष्ट्रवाद, ये हमारी नीति है, उसके आधार पे हम काम करते हैं। हमारा बूथ से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, राज्य केंद्र, इस प्रकार का हमारा अपना संगठन है, जो पूरी तरीके से बहुत ही चुस्त दुरुस्त और मजबूत है। जहां कहीं जरूरत पड़ती है उसको हम ठीक करते हैं। कहा यह गया कि जिनकी शिकायतें आपको मिली, जिनका 2 साल का कार्यकाल हो गया, उनको आपने बदल दिया। युवा चेहरों पर फोकस, और उनमें सबसे ज्यादा नाम जो है वो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जनरल इस पे नहीं जाती है। हम लोग मूलतः कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जहां ठीक ढंग से जिले के संगठन को चला सकते हैं, जिन्होंने पार्टी के प्रति लंबे समय से निष्ठा रख के काम की है, उस प्रकार से एक चयन करती है। पूरी एक प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है पार्टी में चयन की। ऐसा तो सपा की तरह नहीं है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि इसको जिला अध्यक्ष बना दो तो वो तय हो गया। तो यहाँ पूरा विचार विमर्श करके विधिवत उस प्रकार से एक व्यवस्था सबको लेके सर्व समाज को का समावेश करके हम इस प्रकार की चीजें करते हैं पार्टी में। उसमें कोई जातिगत चीजें बहुत नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, देश में सब लोग रहते हैं तो सबको समावेशित करना ये हमारा लक्ष्य भी रहता है। आपने कहा कि आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि जाति वर्ग को देख के, जबकि हम अगर नेशनल लेवल पर भी देखें या आपकी केंद्रीय मिनिस्ट्री भी देखें, सेंट्रल मिनिस्ट्री भी देखें, तो उसमें भी क्षेत्र को भी साधा गया है और ये भी देखा गया है कि कौन किस वर्ग से आता है। हम समावेश देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपने किसी एक को ध्यान में रखा है। यहाँ हम योगी कैबिनेट में भी देखते हैं तो समावेश दिखता है सभी चीज़ों का, तो ध्यान में तो रखना पड़ता है सर, क्षेत्रवार भी ध्यान में रखना पड़ता है आप लोगों को, और जातिवाद तरीके से भी ध्यान में रखना पड़ता है। और यही कुछ आप जो जिला अध्यक्ष हैं माइक्रो प्लानिंग के तहत भी कर रहे हैं, जिसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है जब आप सभी को साथ कर चलते हैं? जब मैं कहता हूं कि हम सबको सर्व समावेशी दल हैं और सर्व समाज को देश में 140 करोड़ का जो जनमानस है, जो हम उसके लिए चिंता करते हैं, तो सबको अधिकार मिले, सबको योग्यता के अनुरूप काम मिले पार्टी में, ये पार्टी का लक्ष्य रहता है। तो इस रूप में इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक जो सपा का जातिवाद है या अन्य दलों का जो जातिवाद है, उस तरीके का हमारा कोई काम नहीं है। हम सबको, जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको समावेशित करके ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्टी में माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए भी जिला अध्यक्षों को बदला गया है, नियुक्तियां चेंज हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनको हटाया गया वो भी नाराज ना हो जाए 2024 में, उनकी भी नाराजगी कहीं आपको परेशान ना कर दे या नुकसान ना दे दे, तो उन्हें भी आप निगमों में एडजस्ट करने वाले हैं। नहीं, पार्टी उन सबको लेके एक परिवार के रूप में हम लोग काम करते हैं।
तो जहां जिसको जिस रूप में जरूरत पड़ती है पार्टी उन कार्यकर्ताओं का उस रूप में उपयोग करता है। हम लोग मूलतः राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होता है, देश पहले होता है। ये दायित्व, ये जिम्मेदारी, ये पद सेकेंडरी होती है। हम लोग इस समर्पण के साथ काम करते हैं कि भाई पार्टी जहां हमको जिस रूप में लगाएगी हम उस काम को ठीक ढंग से करेंगे। तो उस रूप में है, इसमें कोई नाराजगी और उसके जैसा विषय नहीं है। ये रूटीन परिवर्तन नहीं करेंगे, नए दायित्व का नए लोगों को दायित्व उपचुनाव में देना। हार सर, इसको लेकर इसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की किरकिरी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सिलेक्शन को सीधे रूप से लोगों ने कह दिया था कि इंडिया वर्सेस एनडीए है, जिसमें कांग्रेस ने बीएसपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे और बीएसपी का सीधा वोट दलित वोटर शिफ्ट हुआ सपा के पास और आपके पास से वो वोटर कहीं ना कहीं चला गया और 3 उपचुनाव से लगातार ये देखा जा रहा है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि 2024 से पहले इस चुनाव ने आपको और काम करने के लिए बताया है, आप सिग्नल दिया है। निश्चित रूप से और काम करने के लिए और जो घोसी चुनाव में जो हमको पराजय झेलनी पड़ी उसके लिए हम आत्ममंथन कर रहे हैं और गंभीरता से सोच रहे हैं। रही बात दलित वोटर की, तो दलित वोटर या ओबीसी वोटर या ब्राह्मण वोटर, इनका निर्धारण कोई एक घोसी विधानसभा के उपचुनाव से नहीं होता है। इसका निर्धारण तो हम पूर्व में भी 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती के साथ जीते हैं। तीसरी बार लोकसभा 2024 में होने जा रही है। 2 बार हम प्रधानमंत्री 14 से लेके आज तक हम सत्ता में हैं, हमारी सीटें बढ़ी ही हैं। तो हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। एक प्रजातांत्रिक दल होने के नाते हार के कारणों पे हम अपना चिंतन करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर इससे कि प्रदेश का कोई वो नहीं निर्धारित होता कि दलित हमसे चला गया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके, उनकी विचारधारा को लेके, दलितों के हित में जितना शानदार। देखिए, ये तो हाँ जी कहिए। उसी उपचुनाव को अगर जो कोई देख रहा है, कोई भी दल, किसी दल की बात नहीं करता, मैं पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता की बात करता हूँ और किसी के पक्षधर नहीं हूँ। अभी कोई ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई भी हो, अभी बीजेपी से अलग नहीं है। और अभी एक चीज और देखना है कि बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी के ऊपर आरोप लगता था कि ईवीएम गड़बड़ कर देती, और बीजेपी की सरकार दोनों जगह है। अगर जो ईवीएम को इधर उधर करती, कुछ भी लूटपाट करती, तो अन्य दलों को जनता में एक उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि हम बेईमान नहीं, हम ईमानदार हैं। जनता जिसको चुन रही है उसका हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो अभी ये तो मैंने पहले ही कहा आपको कि जनता का वहां एक क्रोध है। ये जो दल बदलू नेता है, अब पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में ये जनता वो जनता नहीं है कि आप समझा दोगे तो समझ जाएंगे। अब सबके हाथ में मोबाइल है, एक एक मिनट में क्या हो रहा है सब लोग उसको देख रहे हैं। तो अब आप नहीं समझा पाओगे उस प्रत्याशी को, जनता का कोप भाजन रहा तो उसको स्याही। ठीक है, मैं जिला अध्यक्षों को लेकर भी आपसे चाह रही हूं कि थोड़ा सा आप इस पर भी संज्ञान डालें, क्योंकि जरूरी है कि जिला अध्यक्ष लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो नियुक्तियां हुई हैं इनमें ज्यादातर ओबीसी, आखिर क्यों? केंद्रीय नेतृत्व है हर जगह पर उनका, जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग जगहों से, मैंने कहा जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए केंद्र में भी और राज्यों में भी कैबिनेट में हम देख रहे हैं कि लोग हैं। तो ओबीसी पर जिला अध्यक्षों को इतनी माइक्रो लेवल पर बीजेपी प्लान कर रही? देखिए, जहां जिसकी सत्यता तो ये है, जहां जिसकी संख्या जितनी रहेगी उसके हिसाब से तो उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा ना। ओबीसी 52% हैं, ठीक, तो उनको हिस्सेदारी तो उनको देना पड़ेगा। और ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी अगर जो सच्चाई से देखा जाए तो सबको लेकर चल रही है। अभी एक आरोप लगा है कि वो हटा, इस रेस में अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन अगर 2024 की मैं बात करूं आरिफ साहब, तो जाहिर है कि अब आपकी अकेले की प्लानिंग नहीं हो रही है। आपको प्लानिंग के लिए भी कभी बेंगलोर, कभी महाराष्ट्र, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। अब क्या बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और अब आप यहाँ पर किस तरह की रणनीति पर काम करना चाहते हैं, ये भी अलायंस में ही डिसाइड होगा या अकेले आप लोग ही डिसाइड करेंगे? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है वो इंडिया अलायंस के जो नेता है वो तय करेंगे किसकी सीटें कहाँ किसको मिल रही हैं, आपसी सामंजस्य के हिसाब से, और उसी आधार से चुनाव होना जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं साथी बोल रहे थे कि
हम राष्ट्रवाद और ये तमाम चीजें बताई हुई हैं। ठीक है। और ओबीसी समाज के बारे में भी बताया उन्होंने समानता से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाज देखिए यूपी में सेकंड नंबर पार्टी आप हैं और ये कहा जा रहा है कई पॉलिटिशियंस की तरफ से बीजेपी के खासतौर पर बड़े नेता की टिकट की बात आएगी तो ये अलायंस बिखर जाएगा। तो अगर बीजेपी नेताओं का यह आकलन है और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में आप रणनीति बनाने में बहुत लेट हो जाएंगे फिर? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बिखरने की स्थिति में नहीं है। ये बातें जो है बुलाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन का हौसला पस्त हो। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ है। कल 22 थे, 2 दिन बाद 26 हुए, आज 28 हो गए, कल 30 हो गया। फिलहाल कोई प्लान नहीं है, चाहे वो योगी की योजनाएं हो, क्राइम को लेकर योगी की तारीफ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश को सौगातें देना हो और फिर अब जिला अध्यक्ष यानी संगठन लेवल पर भी वो तमाम लोगों को सादगी चल रहा है। इसके लिए फिलहाल अभी आपने कोई काट ढूंढी नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जिला अध्यक्ष की रिक्ति हो गई है। 52% वोटर्स हैं ओबीसी और इन 52% वोटर्स की जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से जिला अध्यक्षों को भी हम देख रहे हैं कि कई चेहरे जो हैं वो ओबीसी वर्ग से हैं। यानी जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम चीज़ों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। अब आने वाले समय में इन तमाम रणनीति और एक प्लानिंग नहीं है, माइक्रो लेवल पर कई तरह की प्लानिंग हो रही है और न केवल माइक्रो लेवल पर पूरी तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि स्ट्रैटेजिकल तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक काम कर रही है। इनकी काट के लिए समय निकालना होगा या अलायंस को मीटिंग करनी होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।